चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड सिलेक्शन क्लास सेकंड की, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस ऐड रहेंगे, साथ ही साथ पीडियाट्रिक के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो आज हो गई है 9 जून और यहाँ पर इस क्लास के पहले एक क्लास आपको एएनएम वालों का पेपर सॉल्व करवाया गया, जिसमें 50 MCQ से जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख लें। DMER को लेके कल आपके लिए क्लास कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें आपका ऑफिशियल जो रिमेनिंग पेपर था वो सॉल्व करवाया गया था और बताया गया था कि इस बार आपको DMER में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले 150 आते थे 150, बट नाउ जो इस बार पेपर है आपके एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज़ कर दिए गए हैं, तो आप लोग जाके प्लीज़ उनको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है और आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है। DMER ने 5000 प्लस जो पोस्ट निकाली थी, जिसमें से 4000 से ज़्यादा वैकेंसी नर्सिंग वालों के लिए हैं। तो उसके लिए आपको एक बार है जो देखना है कि आपका एडमिट कार्ड में आपका सेंटर क्या है, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है। 12 से 20 जून के बीच में आपका पेपर होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। MP ग्रुप 5 वालों का पेपर भी इसी मंथ में है, जून में ही। NHM के अलग अलग जगह पेपर है। UP UMS की भी वैकेंसी निकाली गई, मतलब कि सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सिंग की वैकेंसी निकली है। तो ये क्लासेस हर एक एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट कराई जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ दिनों तक मे बी 8 दिन तक क्लासेस नहीं हो पाई कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण, बट अभी क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी जैसी एजन होती आई हैं वैसी। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर दैट जो हम पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो भी लोग MP ग्रुप 5 के पेपर्स लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके 75 रुपीज़ में आपको पूरे MP ग्रुप 5 के अभी तक के सभी पेपर्स मिल जाएंगे। आप पेपर्स ले सकते हैं। ऑल इंडिया CHO के पेपर्स तो आपको अवेलेबल हैं, ANM के पेपर्स अवेलेबल हैं। DMER का ओनली सिंगल पेपर है, इसलिए मैंने पेपर पूरा आपको चैनल पे अपडेट कर दिया है, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखिए। और इन केस आपके एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन के अंदर मेरे पास पेपर अरेंज हो पाते हैं DMER के, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, A health assessment reveals that a woman after an abortion has infection spread to her parametrium, fallopian tubes and ovaries. Which of the following documentation of this finding made by a nurse will be considered correct? क्वेश्चन है यहाँ पर कि अबॉर्शन हुआ है एक लेडी का, अबॉर्शन हुआ है, इन्फेक्शन उसको पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज तक फैल गया है। तो ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा? अबॉर्शन हो के स्प्रेड आउट होना, अबॉर्शन के बाद जो इन्फेक्शन फैला है तो वो हुआ है पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में। इन 3 पार्ट को अफेक्ट कर गया, इन 3 पार्ट्स को यदि अफेक्ट कर गया है तो यहाँ पर कौन से ग्रेड का अबॉर्शन हो गए? ग्रेड 1 सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड 2 सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड 3 सेप्टिक अबॉर्शन या फिर ग्रेड 6 सेप्टिक अबॉर्शन। तो यहाँ पर डिग्री दी जाती है, सॉरी ग्रेड दिए जाते हैं, डिपेंड ऑन द किस ऑर्गन तक आपका इन्फेक्शन फैला है उस पर। जब भी अबॉर्शन के बाद इन्फेक्शन फैलता है तो वो किस में आएगा? सेप्टिक में, सेप्टिक में आया। अब ये सेप्टिक अबॉर्शन किस ग्रेड का हो गया, जिसमें पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये होगा ग्रेड 2 का सेप्टिक अबॉर्शन। कौन सा? ग्रेड 2 सेप्टिक अबॉर्शन। यहाँ पर ये देखिए 3 ही ग्रेड होते हैं। पहला ओनली यूट्रस में ही इन्फेक्शन होगा, पहले ग्रेड में, सेप्टिक अबॉर्शन के पहले ग्रेड में इन्फेक्शन ओनली यूट्रस तक ही फैलता है। सेकंड में पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज और पेल्विक पेरिटोनियम तक फैलेगा। तीसरा ग्रेड होगा, इसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में पेरिटोनियम, पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक, जॉइंटिस और अक्यूट रेनल फेलियर, मतलब अदर देन आपके दूसरे ऑर्गन्स में इन्फेक्शन एंटर कर जाए तो वो कहलाएगा ग्रेड 3। और यहाँ पे क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए गए हैं कि इन्फेक्शन हो गया है पैरामेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब में और ओवरी में, तो ये कौन से ग्रेड का होगा? ये होगा 2nd ग्रेड का। फर्स्ट में ओनली यूट्रस, सेकंड में पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज और पेल्विस रहेगा, थर्ड में आपके जो अदर ऑर्गन है वो भी, पेरिटोनियम भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? 3rd ग्रेड सेप्टिक अबॉर्शन। क्लियर है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा? IgA, IgD, IgM या फिर IgG? तो ये क्वेश्चन हमने जो कल भी सॉल्व किया था, जो ANM का पेपर सॉल्व किया था उसमें पूछा गया था।
तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन ब्रेस्ट मिल्क में रहेगा वो होगा IgA। कौन सा? IgA। अब यहाँ पे एक आता है प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला, तो वो होता है ओनली प्लेसेंटा को एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस कर सकता है, तो वो होगा IgG। यदि एलर्जी में पूछे तो तब होगा आपका IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन इंट्रायूट्राइन डेथ। यदि जो फीटस है उसकी डेथ यूट्रस में ही हो जाए, गर्भाशय में ही फीटस की डेथ हो जाती है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? कलरलेस, गोल्डन, टोबैको जूसी या फिर सेफ्रॉन कलर का। एमनियोटिक फ्लूइड से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं, या तो कलर पूछा जा सकता है, या फिर वॉल्यूम मतलब कितना रहेगा, या फिर कम होता है तब क्या होगा और ज़्यादा होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर यदि फीटस की डेथ है जो यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही हो जाती है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? टोबैको जूसी मतलब ब्राउन टाइप से रहेगा। जैसे तंबाकू जब आप निचोड़ेंगे पानी में डाल के तब जो कलर होता है उस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हो जाएगा। ये देखिए, यदि सेफ्रॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मतलब पोस्ट मैच्योरिटी के कारण कुछ एबनॉर्मलिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यदि सेफ्रॉन है मतलब पोस्ट मैच्योर, बेबी 42 वीक्स के बाद पैदा हुआ है, ग्रीन कलर है मतलब बेबी ने मेकोनियम रेजिस्टेंट कर लिया है, गोल्डन है तो RH इम्यूनाइजेशन, रेड है मतलब ब्लीडिंग हुई है, टोबैको जूसी है मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ। तो यहाँ पर जो कलर को लेके यदि क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से रहेंगे। यदि वॉल्यूम को आके रहेंगे तो वो भी हम देखते हैं कि वॉल्यूम में किस तरीके से चेंजेस देखने को इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में आज का टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। नॉर्मल कितना होगा, एबनॉर्मलिटी क्या होगी और ये क्यों होगी, तो यहाँ पर हम 5 मिनट में पूरा देख लेते हैं, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अलावा आपके नॉलेज वे में भी हेल्पफुल रहेगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्वर भी कहेंगे। नॉर्मल कितना होता है, प्रेगनेंसी में कितना होगा, ऑल ओवर थिंग्स। तो यदि एट टर्म की हम बात करते हैं, एट टर्म का मतलब होगा 36 to 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है 600 से 800 ml, 600 to 800 ml। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें हम तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा एमनियोटिक फ्लूइड का 1000 ml। यदि अब इसके जाता है तब एबनॉर्मलिटी होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड है जो कम होता जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 12 वीक ऑफ जेस्टेशन है, दैट मीन्स 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो एमनियोटिक फ्लूइड कितना होगा, 50 ml बस रहेगा। 20 वीक का जेस्टेशन है तो एमनियोटिक फ्लूइड कितना होगा, 400 ml। 36 to 38 वीक जो कि नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर की जाएगी तो 1 लीटर। इनकेस आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का टर्म लेवल क्या है तो कितना होगा, 600 to 800 ml। पोस्ट मैच्योरिटी दैट मीन्स आफ्टर 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड हो गया है, तब क्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओलिगोहाइड्रोमनियस। तो जिसमें क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड ओनली 200 ml ही बचेगा, वर्टिकल पूल है वो भी कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ चीज़ें क्लियर हैं कि 600 से 800 ml, 600 to 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड और जो नॉर्मल रिक्वायर है वो रहेगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आफ्टर 37 वीक के बाद प्रेगनेंसी जाएगी आगे को, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होता जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर यदि लिक्वर पूछें तो अमाउंट ऑफ लिक्वर मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड किस स्टेज में रहेगा, तो जब प्रेगनेंसी 36 वीक की हो तब सबसे ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। मैंने आपको अभी बताया कि 37 वीक तक क्या रहेगा, नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी है, 600 से 800 ml एक रेंज कंसीडर की जाती है कि नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अब 1000 या फिर 1 लीटर से ज़्यादा जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है होगी 1.010, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर AFI इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो नॉर्मल रेंज हमने देख ली, अब नॉर्मल के बाद बात आती है कि तो 5 to 24 सेंटीमीटर क्या है, नॉर्मल रेंज है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है कितना, 5 to 24 सेंटीमीटर। इवन यदि लेस देन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से कम जाती है रेंज तो क्या कहलाएगा, ओलिगोहाइड्रोमनियस। क्या कहलाएगा, ओलिगोहाइड्रोमनियस। दैट मीन्स 2000 ml से कम होता है एमनियोटिक फ्लूइड तो हम क्या कहेंगे, ओलिगोहाइड्रोमनियस। वर्टिकल पूल कितना होगा, लेस देन 2 सेंटीमीटर। डीपेस्ट वर्टिकल पूल की बात करें लेस देन 2 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर पॉलीहाइड्रोमनिया, पॉली का मतलब क्या होगा ज़्यादा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो जो AFI इंडेक्स है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से कितना हो जाएगा, मोर देन 24 सेंटीमीटर। तो जो डीपेस्ट वर्टिकल पूल है कितना होगा, मोर देन 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर यदि लेस देन 2000 ml है तो ऑलिगो, ऑलिगो का मतलब होता है कम, और हाइड्रोमनियस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होना। सॉरी, हाइड्रोमनियस का मतलब होगा एमनियोटिक फ्लूइड, तो पॉलीहाइड्रोमनियस है तो ज़्यादा, ऑलिगो का मतलब है कम। यदि ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, यदि पेशेंट को पॉलीहाइड्रोमनियस है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसको क्या करना है, कम करना है। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस और मेडिसिन यूज़ की जाएगी, तो वो होगी इंडोमेथासिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्लूकोज। कलर से लेके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो जो कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, क्लियर कॉन्साइज कलर होगा, स्लाइटली येलो हो जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे को जाएगी तब, लेकिन यदि एग्जाम में आता है तो क्लियर कॉन्साइज कलर। ऑस्मोलाइटी की बात करें तो 250 MOSM पर लीटर रहेगा। कंपोजिशन तो वाटर 98 to 99.1% वाटर होगा। सॉलिड में यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉलिड में जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हार्मोन लाइक प्रोटीन, इंसुलिन और रेनिन, तीन रहेंगे। हार्मोन पूछे तो प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और रेनिन। ऑर्गेनिक कंटेंट एग्जाम में आते हैं आपको तो प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स पूछे तो सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करें कितना रहेगा, तो अभी हमने बात की कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है रहेगा, लेकिन ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा कहाँ से, कैसे, तो इनिशियल प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा मैटरनल प्लाज्मा से, क्योंकि इस टाइम बेबी नहीं बनाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बनेगा फीटल स्किन से, थर्ड ट्राइमेस्टर में बनेगा फीटल यूरिन से। और जो डायबिटिक मदर होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा यदि बात की जाए चांसेस की, तो फीटल यूरिन और फीटल डायलिसिस के कारण एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। लास्ट वन टॉपिक है यहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसी में, तो अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस रहेगा, किसी भी कलर का नहीं होगा। नियर टर्म दैट मीन्स 36 to 37 वीक प्रेगनेंसी है तो पेल स्ट्रो कलर हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेन्यूगो, जो बेबी के हेयर है, कुल स्मॉल हेयर है बॉडी पर, उनके कारण कैसा होगा, पेल स्ट्रो। लेकिन यदि यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी की बात की जाए, ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड है, दैट मीन्स मेकोनियम स्टैंड, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो प्रेजेंट है। गोल्डन कलर है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी के कारण है। सेफ्रॉन मतलब ग्रीन है, येलो कलर है तो पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हो रहा है। डार्क रेड कलर है तो हेमरेज के कारण, ब्राउन है या फिर टोबैको जूसी कहें हम तो इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ या फिर स्टिल बर्थ के कारण। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, OPV वॉज एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। ओरल पोलियो वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब ऐड किया गया था, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है। 1979 में, 1990 में, 1995 में कि 1990 में। तो जो OPV वैक्सीन है, क्या है, OPV वैक्सीन है, इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड कब किया गया था, 1979 में। कब, 1979 में। 1979 में ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या ऐड किया गया था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। हम आगे पढ़ेंगे कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है या फिर OPV वैक्सीन हम जिसको कहेंगे, ये आपके लिए ह्यूमोरल और सीरम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जो OPV है 5 साल तक के बच्चों में ये दी जाती है, ओरल पोलियो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है ओरली, 2 बूंद जिंदगी की, जो कि 5 साल तक दी जाती है। एट द बर्थ दी जाती है वो 0 डोज कहलाता है, आपको ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबली पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स को कब एरेडिकेट कहा था, 26 अक्टूबर 1977 में, 5 जुलाई 1975 में, 17 मई 1975 में कि 8 मई 1980 में। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो स्मॉल पॉक्स डिसीज़ है इसको पूरे ग्लोबली 8 मई 1980 को क्या कहा था, एरेडिकेट कहा था। कब, 8 मई 1980 में।
तो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है, सबसे पहले खोज की जाने वाली वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की, जिसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आपको याद रखना है पहली कौन सी वैक्सीन जिसकी खोज की गई थी, वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स है, तो यदि वर्ल्ड वाइड पूरे ग्लोबली रेडिकेट WHO का पूछें कि WHO ने रेडिकेटेड कब कहा स्मॉल पॉक्स को, तो वो कहा उन्होंने 8 मई 1980 को। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी एंटीनेटल विजिट शुड बी रिक्वायर्ड। एंटीनेटल विजिट और प्रीनेटल विजिट मीन्स कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने तक जो आप अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाते हैं, वो आपकी एंटीनेटल विजिट कहलाएगी। अब यहाँ पर एंटीनेटल विजिट कितनी ज़रूरी होती हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो बेस्ड ऑन हम ये कह सकते हैं मिनिमलिटी पर कि एटलीस्ट 4, क्या है, एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर किसको मार्क करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी को। अभी 4 किस तरीके से होंगी, फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सस्पेक्ट है, आपको डाउट है, आप UPT टेस्ट घर में करते हैं या क्लिनिक जाके करते हैं, तो उस टाइम आप चेकअप करवाते हैं, पता चलता है प्रेग्नेंट है, तो फर्स्ट विजिट आपकी वो रहेगी। सेकेंड विजिट होगी 14 और 26 वीक्स के बीच में। इस टाइम पे क्यों, इस टाइम पर नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट की जाती है, एंटी स्कैनिंग की जाता है, तो इसमें पता किया जा सकता है कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी या फिर स्पाइनल कुछ प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो डेवलप नहीं हो रहा है। वो आपका 14 से 26 वीक की जो एंटी स्कैनिंग एनोमली स्कैनिंग होती है उसमें पता चल जाएगा। फिर आती है थर्ड विजिट बिटवीन 28th वीक्स एंड 34th वीक्स। तो 24th वीक के बाद से लेके 28 वीक्स तक है जो आप डायबिटीज़ के लिए चेक कर सकते हैं। इसी टाइम पर आपका ग्रोथ स्कैनिंग होती है, क्या होती है, ग्रोथ स्कैनिंग होती है। आफ्टर 25 वीक के बाद कुछ डॉक्टर करते हैं 20 वीक्स में 14 to 20 वीक्स के बीच में एनोमली स्कैनिंग कर लेते हैं। फिर 25 वीक के बाद क्या करते हैं, ग्रोथ स्कैनिंग करके देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है नहीं। फिर लास्ट यहाँ पर 4th विजिट कहा है, वो होती है 36th वीक में, 36th एंड टर्म में। लेकिन जो आइडियल विजिट कहीं जाती हैं वो होती हैं 12 से 14। 12 से 14 किस तरीके से कि आपको 7th मंथ तक, फर्स्ट मंथ से लेके 7वें महीने तक हर एक महीने में अपना चेकअप कराने जाना है। लेकिन जैसे ही 8th मंथ आपका स्टार्ट होता है उसमें आपको एवरी 2 वीक में जाना है, हर 2 हफ्ते में। जैसे ही 9 मंथ लगता है आपका तो हर हफ्ते जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी 12 से 14 विजिट हैं जो आइडियल विजिट मानी जाती है। बट बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से हम बात करते हैं कि आपको एंटीनेटल विजिट पूछते हैं तो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 विजिट तो होनी ही चाहिए। हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर अ प्रेग्नेंट वूमेन। तो किसी प्रेग्नेंट वूमेन को एक्स्ट्रा कैलोरीज की कितनी ज़रूरी होगी, 300 किलो कैलोरीज, 400, 200 की 100। दैट मीन्स आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, उससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 300 किलो कैलोरीज़। कितना, 300 किलो कैलोरीज़। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि प्रेगनेंसी में यदि नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं, हम नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं तो 10 to 12 kg अप्रॉक्सीमेट एक जो आइडल वेट कंसीडर किया जाता है कि एटलीस्ट 11 किलोग्राम तो बढ़ना ही चाहिए। अब यहाँ पर यदि कैलोरीज़ की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कितना, 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2200 कैलोरी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर और 2400 कैलोरी पर डे ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। यदि आपको इस तरीके से आता है तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन यदि आपको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है, यहाँ तो पूरा इंक्लूडेड बताया है मैंने कि आपको 1800, 2200, 24 कैलोरी चाहिए। लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कि पर डे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट होता है, कोई कोई बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता है, किसी किसी को वॉमिटिंग होती है तो नहीं खा पाता। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन के लिए भी आपको आता है, तो पर डे 100 mg आयरन की ज़रूरत होगी। फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे। प्रेगनेंसी में यहाँ पे 100 mg पर डे आयरन और 500 mcg पर डे फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज व्हाट टू यूज़ टू कैलकुलेट द EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा। फ्रॉम LMP, फ्रॉम पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड, बेस्ड ऑन एमनोरिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो EDD कैलकुलेट की जाती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से। LMP का जो पहला दिन होता है उससे यहाँ पर EDD को कैलकुलेट किया जाएगा, ना तो पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड से, नहीं एमनोरिया से। एमनोरिया ज़रूरी नहीं कि आपके पीरियड्स स्टॉप हो गए तो आप प्रेग्नेंट हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी रीज़न से आपको पीरियड्स आने स्टॉप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ओनली प्रेगनेंसी में। आपको POCD है तो हो सकते हैं, कुछ थायराइड प्रॉब्लम इशू है तो हो सकते हैं, कुछ और अदर इशू हैं तो भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेस के कारण डिले हो सकते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पर EDD के लिए आप LMP का फर्स्ट दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज कैलकुलेट करते हैं तो EDD निकल के आएगा। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पूछें, वीक्स में पूछें तो 42 वीक्स, 37 वीक के बाद जो डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल टर्म डिलीवरी में आएगा। लेकिन पोस्ट टर्म पूछें तो 42 वीक। लेकिन यहाँ पर आपको दिन में पूछें तो टोटल 280 दिन, 280 डेज। क्लियर। LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, 10 लूनार मंथ जिसको आप कह सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप कैलकुलेट नेगल्स फॉर्मूला यहाँ पे बेस्ड ऑन एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, वो सबसे कॉमन इसी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहला टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन TT इम्यूनाइजेशन किया जाएगा प्रेगनेंसी में एंटीनेटल मदर को, कब किया जाएगा। 12th वीक में, 16th वीक में, 20 वीक में या फिर 24th वीक में। तो ये किया जाता है जनरली 4th मंथ में। कब किया जाता है, 4th मंथ में। बेस्ड ऑन हम 4 वीक का एवरी मंथ कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन किया जाता है 16th वीक में। कब, 16वें हफ्ते में। कब, 16th वीक में या फिर चौथे महीने में हम कह सकते हैं। और इसके बाद 4 वीक का या फिर 1 महीने का गैप देके सेकेंड TT का डोज है जो लगाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मोस्ट फेमस क्वेश्चन गायनिक का, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आएगा। द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो यूट्रस है जो अम्बलाइकस तक किस वीक की प्रेगनेंसी में पहुंच जाएगी, 20 में, 24th में, 26 में कि 36 में। किस वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस है जो अम्बलाइकस के लेवल तक पहुंचेगी, तो ये पहुंचेगी 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। कब, 24th वीक की प्रेगनेंसी में। ये देखिए यहाँ पर 16th वीक में 3 फिंगर विड्थ ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ से 16वें हफ्ते तक पहुँचेगी, यहाँ से कितना, 3 फिंगर्स। फिर 20 में 3 फिंगर विड्थ बिलो अम्बलाइकस, अम्बलाइकस यहाँ पे है, नीचे रहेगा 20 में। क्लियर। फिर 24 में सीधा सेंटर में जो अम्बलाइकस पॉइंट है वहाँ पर, 28 में अम्बलाइकस से 3 फिंगर ऊपर, 32 में अम्बलाइकर और स्किफॉइड प्रोसेस के बीच में जो स्टर्नम है, स्टर्नम जो बोन है वहाँ पे, 36 में कोस्टल आर्च तक, टॉप तक। आफ्टर 36 वीक के बाद कोस्टल आर्च से डाउन आएगा, जिस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, लाइटनिंग। यदि प्रीमी पैरा में देखें तो 36 7 वीक के बाद होगा, क्योंकि मल्टी पैरा होती हैं उनमें 36 वीक के बाद ही लाइटनिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट किया जा रहा है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा, फोर्सेप्स, वेजाइनोस्कोपी, वेंटोज या फिर एरिस स्पेटुला। सबको पता है सर्वाइकल स्मीयर जो सर्विक्स कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू होता है,
उसको डिटेक्ट करने के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि हम पता कर सकें सर्विक्स कैंसर तो नहीं हो रहा है डेवलप। उसके लिए जो आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कहलाता है अरेस स्पैटुला। ये एग्जाम में आपको एज एन इमेज के तौर पे भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन द विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ड्रग्स और एक्सरे किस ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अवॉइड किए जाते हैं, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो वैसे तो किसी भी ट्राइमेस्टर में एक्सरे और ड्रग्स नहीं दी जाती हैं, यहाँ पर ड्रग्स है, लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसी टाइम पर वाइटल ऑर्गन्स बनना डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्सरे, ड्रग्स कुछ भी है जो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से प्रिजम्पटिव साइन कौन से हैं प्रेगनेंसी के? पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, गॉडेल साइन, एफासमेंट। कौन से हैं जो प्रिजम्पटिव साइन है प्रेगनेंसी के? तो प्रेगनेंसी के जो प्रिजम्पटिव साइन है वो होंगे आपके नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग। 3 टाइप्स के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब कि आप ऐसे साइंस क्या कर रहे हैं, आपको अज्यूम हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं बट ये कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पर आपका नोजिया, वॉमिटिंग होगा, एमनोरिया होगा, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी होगी, यूट्राइन एनलार्जमेंट होगा, पिगमेंटेशन होगा। लेकिन आपको कुछ और रीजन से भी हो सकते हैं। प्रोबेबल साइन में आपके आएंगे गॉडेल, सैगर्स, चैडविक, बलॉटमेंट, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये सब किस में आएंगे? प्रोबेबल साइन में। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। प्रोबेबल का मतलब जो साइन डॉक्टर ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट ने आप में चेक किए, वो पॉजिटिव में जब कंफर्म है, फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, अल्ट्रासाउंड में आप यूएसजी में देखेंगे तो बेबी पूरा बना हुआ दिखेगा, तो किस में आएगा? पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन में। नेक्स्ट वन, इन फीटल वेसल्स वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट। फीटल वेसल्स में ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? डक्टस विनोसस में, डक्टस आर्टरियोसस में, पल्मोनरी आर्टरी की अम्बलाइकल आर्टरी में। फीटल सर्कुलेशन में जो फीटल वेसल्स हैं, चारों हैं जो यहाँ पे, इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होंगे डक्टस विनोसस में। कहाँ पे? डक्टस विनोसस में। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर केम इनटू प्रैक्टिस। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिस में कब आया था? 1952 में, 1978 में, 1975 में कि 1982 में? तो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, कब आया था? 1978 में। 1978 में अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत इसेंशियल हेल्थ केयर जिसको कहा गया है, तो इसके थ्रू जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसमें आपकी जितनी भी एक्सेसिबल केयर हो गई, आपकी क्वालिटेटिव केयर हो गई, तो सभी आपकी किस में आएगी? प्राइमरी हेल्थ केयर में, जिसको हम एसेंशियल हेल्थ केयर भी कह सकते कर रहे हैं हम। तो प्राइमरी हेल्थ केयर कब आई? 1978 में। इसका मतलब एसेंशियल हेल्थ केयर। इसके आपको एग्जाम में एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, तो एलिमेंट्स इसके टोटल 8 होते हैं। एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट और ड्रग अवेलेबिलिटी। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। अब यहाँ पर इसके प्रिंसिपल, एलिमेंट्स अलग है, प्रिंसिपल अलग है। प्रिंसिपल बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन एक जो न्यू ऐड किया गया है वो यहाँ पर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन प्रिवेंशन। ये आपके क्या है? प्रिंसिपल हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल है, दो में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द एप्थोटोसस अल्सर रिड्यूस्ड बाय। तो जो एप्थोटोसस अल्सर है ये किसके थ्रू कम होंगे? गुड ओरल हाइजीन के कारण, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के कारण, इंश्योर टूथब्रश हैज अलाइन एंड ब्रिसल्स आर सॉफ्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं कभी कभी, उन्हीं को यहाँ पे कहा है एप्थोटोसस अल्सर।
तो ये क्या है, किसके कारण होंगे? सबसे आप अच्छी ओरल हाइजीन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, प्रॉपर तरीके से आपका पेट साफ रहे। आप ऐसा टूथब्रश यूज़ करें जिसके जो अलाइन हैं वो ब्रिस्टल से क्या हो, सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो एपेस्टोसस अल्सर कैसे कम होंगे? इन सभी चीज़ों से। ये देखिए छाले जो बने हुए हैं इनको आप छाले कहते हैं। जो स्मॉल सेलोसोर रहेंगे माउथ में बेस ऑफ द गम्स, इसको हम क्या कहते हैं? छाले कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये कैसे ठीक होंगे? जब आप अच्छी ओरल केयर करेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, आपका पेट अच्छा रहेगा तो ये अपने आप ठीक रहेंगे। नेक्स्ट वन इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट्स एस स्टैंड फॉर। तो आपने एडोलेसेंट हेल्थ है जो, इसमें हेड असेसमेंट किया जाता है, सॉरी हेड्स असेसमेंट किया जाता है। तो इस हेड्स असेसमेंट में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एडोलेसेंट एज पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू WHO के 10 से 19 साल तक का। क्या है? किशोरावस्था जिसको हम कहेंगे। इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं मेंटली फिजिकली चेंजेस से होते हुए गुजरते हैं। तो यही एक ऐसी स्टेज होती है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच की स्टेज जिसको हम एडोलेसेंट कहेंगे। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की रहेगी। इसमें बहुत सारे फिजिकली मेंटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक हेड्स असेसमेंट किया जाता है। इसी के लिए RMN-CH+A प्रोग्राम है, RKS प्रोग्राम है, RBS के प्रोग्राम है, सब एडोलेसेंट एज के लिए हैं। तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सभी चीज़ें होंगी। ये रहा आपका हेड्स असेसमेंट जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन किए जाते हैं इस असेसमेंट के थ्रू। एच रिप्रेजेंट करेगा होम एंड एनवायरनमेंट को, ई रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को, ए का मतलब है एक्टिविटीज़, डी का मतलब है ड्रग्स, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं, एस से सुसाइड होगा, सेक्सुअलिटी होगी आपकी एंड सेफ्टी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। पर्ट्यूसिस जिसको हम बूफिंग कप कहते हैं, तो यहाँ पर 100 दिन की खांसी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस कब देखने को मिलेंगे? सॉरी किस एज में देखने को मिलेंगे? जब 0 to 2 ईयर्स हो, 3 to 4 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स या फिर 8 to 12 ईयर्स। तो पर्ट्यूसिस के सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं जब बच्चा क्या हो, 0 to 2 ईयर तक की एज में हो। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस इंसिडेंट रहेंगे किसके होने के? पर्ट्यूसिस के होने के, जिसको हम बूफिंग कफ या फिर 100 दिन की खांसी के नाम से जानते हैं। कॉजेट एजेंट है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। फ्लैग साइन किस डिसीज का क्लिनिकल फीचर है? रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस का, मरासमस का या फिर क्वासियोरकर का। तो फ्लैग साइन का मतलब है आपके जो बाल हैं, जो आपके हेयर हैं, कैसे रहेंगे? झंडे जैसे, बीच में एक अलग टाइप का कलर सा दिखेगा आपको। और ये देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर में। देखिए आपके जो हेयर है ब्रिटल्स हेयर रहेंगे, तो इसमें आपके जो निशान बीच में बालों का जो चेंजेस देखने को मिल रहा है कहलाता है फ्लैग साइन, जो कि क्लासिकल साइन है किसका? क्वासियोरकर का। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैक्सीन इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री विथ कन्वल्जन। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? जिस बच्चे को कन्वल्जन्स के हिस्ट्री रही हो, जिसको फिट्स आए हुए हैं, उनमें आप कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो या फिर चिकन पॉक्स। तो हमेशा जिस बच्चे को फिट्स की प्रॉब्लम हो या फिर प्रीवियसली कन्वल्जन आए हैं, तो जब आप DPT वैक्सीन देते हैं तो डॉक्टर आपसे स्पेशली बच्चे की हिस्ट्री पूछते हैं, क्योंकि इसमें जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, इसके कारण बच्चे को और ज़्यादा कन्वल्जन्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे को कन्वल्जन्स की हिस्ट्री रही हो, फिट्स की हिस्ट्री रही हो, सीजर्स की हिस्ट्री रही हो, तो बच्चे में पर्ट्यूसिस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ द चाइल्ड हु हैज हैविंग निमोनिया। यदि किसी बच्चे को निमोनिया है तो प्रायोरिटी नीड क्या होगी बच्चे की केयर के लिए? रेस्ट, ट्राईसाइक्लिक राइडिंग, न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। तो जब बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो ऐसे केस में बच्चे के लिए रेस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि जब रेस्ट करेंगे आप तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम होगी और मेटाबॉलिक नीड्स भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर बच्चे को भी थोड़ा रिलीफ रहेगा। तो यहाँ पर जब भी बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो रेस्ट है जो फर्स्ट केयर रहेगी बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज क्रैमर्स रूल्स यूज्ड फॉर। जो क्रैमर्स रूल है किसके लिए अपनाया जाता है? जॉइंटिस के लिए, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के लिए, बर्न्स के लिए कि एस्फेक्सिया के लिए। क्रैमर्स रूल है जो यूज़ किया जाता है जॉइंटिस वाले मरीज में, स्पेशली बच्चे में। तो यहाँ पर क्रैमर्स रूल किसके लिए है? जॉइंटिस के लिए, पीलिया के लिए हम कहेंगे। तो यदि ब्रेन में होता है पीलिया, जो बिलिरुबिन का लेवल ब्रेन तक बढ़ जाए तब वो कहलाता है कर्निक टेरस। तो यहाँ पर है क्रैमर्स रूल। यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन लेवल को है जो बेस्ड ऑन बॉडी एरिया के, बॉडी पार्ट्स के, यहाँ पे यदि फेस है तो फेस ब्लू टाइप का दिखता है तो 4 to 6 mg/dl। चेस्ट, अपर एब्डोमेन यहाँ पर 8 to 10 mg/dl हो गया, जो कि ग्रीन कलर से शो हो रहा है इमेज में। लोअर एब्डोमेन और थाइस येलो कलर रहेंगे, जो कि 12 to 14 mg/dl है। आर्म्स, लोअर लेग पिंक रहेंगे, 15 से 18 mg/dl। पाम्स एंड सोल्स में 15 से 20 mg/dl। सबसे पहले जो जॉइंटिस शो होता है वो होगा आपके नेल्स पर, कि आइज में, स्क्लेरा में, हाथों में पीलापन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? क्रैमर्स रूल है, जिससे आप जॉइंटिस में बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ा है, कितने परसेंटेज तक बढ़ा है। नेक्स्ट वन इज इन एक्सरे द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड विद टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट अपीयर्स। यदि किसी बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, क्या है? टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, जिसमें 4 एबनॉर्मलिटीज़ होंगी टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में। तो बच्चे का हार्ट एक्सरे में कैसा दिखाई देगा? कौन शेप्ड, बूट शेप्ड, एप्पल शेप्ड कि पी शेप्ड। तो यदि बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है तो बच्चे का जो हार्ट का शेप है ऐसा होगा, जूते के शेप जैसा। ये देखिए यहाँ पे बूट जैसे दिखेगा। तो टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? 4 कंजेनाइटल, हार्ट की 4 कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, एनोमलीज, उनसे मिलके बना है। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, VSD, ओवरराइडिंग आउट एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज नोरवाक वायरस। तो ये भी जनरली जो नोरवाक वायरस है भी एक कंटेजियस वायरस है। इसके थ्रू लोगों में क्या होगा? डायरिया, वॉमिटिंग। और ये नोरो वायरस के थ्रू होगा। किसके थ्रू? नोरो वायरस के थ्रू होगा। इसका जो साइंटिफिक नाम है नोरवाक वायरस का, क्या है? नोरो वायरस, जो कि आपको या तो गंदा खाना पीना खाने के कारण होगा और इसके कारण वॉमिटिंग वगैरह आपको होगी, डायरिया होगा। लेकिन जो इबोला वायरस है फ्रूट बैट, चमगादड़ के थ्रू होगा और मेनली ये आपकी लिवर सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स और फेगोसाइट सेल को अफेक्ट करेगा इबोला। इंडिया में जितनी भी डिसीज़ होती हैं आपने देखा होगा कि ये जो भी फर्स्ट केस निकलता है कभी कभी वो बहुत सारी डिसीज़ का, चाहे आप निपाह का ले लो, इबोला का ले लो, कोरोना का ले लो, सभी केस आपको केरला से होते हुए आपकी कंट्री में एंट्री करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। ज़रूरी नहीं जो डिसीज़ हमारे इंडिया में, जैसे कोविड को ले लो आप, तो ये चाइना से होते हुए हमारे इंडिया में आई थी। फर्स्ट केस केरल में मिला था, फर्स्ट डेथ कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। तो इसी तरीके से यहाँ पर रोडेंट्स वाली डिसीज़ पूछिए, ज़रूरी नहीं आपको नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में इबोला वायरस हो। इबोला की जगह आपको या तो H1N1 फ्लू दे सकते हैं, या फिर आपको जो बर्ड फ्लू के थ्रू डिसीज़ हो रही है वो आ सकता है। कुछ भी ऐसी डिसीज़ जो कि रोडेंट्स के थ्रू होती हैं, प्लेग हो गया आपको, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इबोला वायरस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर What information the nurse should consider while collecting the history of a child with suspected rheumatic fever। तो एज अ नर्स आप यदि हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर यदि किसी को rheumatic fever है तो यहाँ पर कौन सी हिस्ट्री आप कलेक्ट करेंगे? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, अ फीवर दैट स्टार्टेड 2 days ago, वॉमिटिंग फॉर 2 days, अ रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस। rheumatic फीवर होता किसके कारण है? ये होता है जनरली बीटा स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया के कारण। अब यदि बार बार आपको रिकरेंट
मतलब बार बार फेरेंजाइटिस होता है तो आपके लिए डॉक्टर क्या कहेंगे, आपसे पूछा जाता है, फिर आपके टेस्ट किए जाएंगे, तो उसके बेस पर आपको रूमेटिक फीवर डायग्नोस किया जाएगा। तो बीटा स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया क्या है, इसके लिए पॉजिटिव एजेंट है। बार बार यदि आपको रिकरेंट रिसेंट में फेरेंजाइटिस हुआ है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपकी कलेक्ट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू जॉन्स के एग्जाम में आता है रूमेटिक फीवर के लिए 2 क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के लिए एक्चुअल में। तो यहाँ पर एक होता है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा होता है माइनर। ये किसके थ्रू है, जॉन्स के अकॉर्डिंग। जॉन्स के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2 तरीके के क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं। जॉन्स कैफ पाल, यदि फुल नाम पूछें तो जॉन्स कैफ पाल। एक होता है मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में आपका आता है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, लुक्स लाइक अ हार्ट, मतलब मायोकार्डाइटिस। क्या है, मायोकार्डाइटिस। नोड्यूल्स रहेंगे तो सबक्यूटेनियस हो सकते हैं, इरिथेमा मार्जिनेटम हो सकता है और सिडेनम कोरिया। ये क्या है, मेजर क्राइटेरिया। फिर आता है माइनर। माइनर में आपका सीआरपी बढ़ेगा, अर्थ्रेल्जिया होगा, फीवर होगा, ईएसआर लेवल बढ़ेगा, पीआर इंटरवल बढ़ेगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी। अब यहाँ पर ये दोनों इन्होंने क्राइटेरिया बताए, लेकिन इसको डायग्नोस कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो थ्रोट कल्चर लिया जाता है, क्योंकि फेरेंजाइटिस को टेस्ट करने में आपका थ्रोट कल्चर लिया जाएगा। एंटी स्ट्रेप्टोलाइलिन ओ टाइटर्स यहाँ पर क्या होगा, एलिवेट होगा। अब यहाँ पर प्लस आपके 2 मेजर क्राइटेरिया, मतलब जो यहाँ पर जॉन्स के अकॉर्डिंग मेजर क्राइटेरिया 5 दिए हुए, इनमें से या तो 2 मेजर क्राइटेरिया हो या फिर 1 मेजर क्राइटेरिया और दूसरे में 2 माइनर क्राइटेरिया हो, तब कंफर्म किया जाता है कि पर्सन को रूमेटिक हार्ट डिसीज हुई है। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, जॉन्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है, एग्जाम में आपको आता है मेजर और माइनर क्राइटेरिया। नेक्स्ट वन, द ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज, तो कौन सी ड्रग है लेबर को इंड्यूस करने में यूज़ की जाती है, मिथार्जिन, अर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। जो मेडिसिन लेबर को इंड्यूस करने में यूज़ की जाती है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन। ए बराबर सही तरीके से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, तब जाके बेबी बाहर आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन को पीपीएच कंट्रोल करने में भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये भी आपको एग्जाम में आते हैं, मिथार्जिन, अर्गोमेट्रिन, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन या फिर ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल द पीपीएच, तो एक ही ड्रग है, वो क्या है, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। पिटोसिन फॉर्म में जनरली आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ इज, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे आपकी ग्रोथ और हेल्थ है जो सही रहे, जरूरी है। और आपको नॉरिशमेंट, नेचुरल साइंस या फिर न्यूट्रिशन, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी ग्रोथ और हेल्थ के लिए खाना ज़रूरी है, वो कौन सी प्रोसेस है, वो है आपका न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश, यहाँ पर मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, राजस्थान के एग्जाम में भी आया था आपको, जिनको याद हो, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में तो 4 होते हैं, अब फिश में कितने होंगे, 2, 5, 3, 4। तो फिश में 2 चैम्बर होते हैं, ओनली एट्रियम और वेंट्रिकल। ये देखिए एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं, बाकी का काम इनमें गिल्स और जो सिस्टमेटिक कैपिलरीज हैं वो कर देते हैं। यदि फिश के हार्ट में पूछे 2 चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल जो कि ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को बाहर निकालेगा, और एट्रियम रिसीव करेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, तो ईडीडी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जॉन्स फार्मूला से, नेगल्स फार्मूला से, वुड्स फार्मूला से कि रॉबर्ट फार्मूला से। तो आपने चारों फार्मूला पढ़े हैं नर्सिंग में, मेनली आपने जॉनसन फार्मूला पढ़ा है और नेगल्स पढ़ा है। तो कौन से फार्मूला से या जो ईडीडी कैलकुलेट की जाती है, तो वो है यहाँ पर आपका नेगल्स फार्मूला। क्या है, नेगल्स फार्मूला।
और जो जॉनसन्स फॉर्मूला है जो कि फीटल वेट को, यदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में फीटस है यूट्रस में ही, तो वहाँ पर कितना वेट है उस फीटस का आप सोनोग्राफी करवाते हैं, तब आपने देखा होगा कि आपकी सोनोग्राफी में लिख दिया जाता है कि बच्चा 2.5 kg का है, 500 ग्राम का है, या फिर बच्चे का वजन 2 किलो से ज़्यादा है, तो ये चेक किया जाएगा। तो ये पता किया जाता है क्योंकि आपके यूट्रस में या फिर डायरेक्ट आपके जो गर्भाशय है उसमें आपके डायरेक्ट कोई भी मशीन सेट करके तो पता नहीं किया जाएगा कि बच्चे का वजन यूट्रस में कितना है। तो इसमें अपनाया जाता है क्या, जोन्स फॉर्मूला, और इसके अकॉर्डिंग फीटल वेट है जो ग्राम में निकाल के लाया जाता है। नेगल्स फॉर्मूला यूज होता है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ that facilitates organ donation pertains to the cessation of। तो डेथ है जो लीगल डेफिनेशन क्या है डेथ की, मरने की लीगल डेफिनेशन क्या है, क्या स्टॉप होगा, सजेस्ट होगा, बंद होगा जब हम कंसीडर करेंगे कि पर्सन लीगली मर चुका है। पल्स, फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन इट्स एंटायरिटी, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस, क्या किसके थ्रू आप बताएंगे कि पर्सन की है जो डेथ हो चुकी है लीगली। तो यहाँ पर जब भी आपको ये पूछा जाता है तब आता है ब्रेन, क्या है, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, पूरे तरीके से सजेस्ट हो जाए, सजेस्ट का मतलब स्टॉप होना, तब क्या किया जाएगा, पर्सन को लीगली डेथ कंसीडर किया जाएगा। इसकी स्टेज आती है एग्ज़ाम में आपको, जो बॉडी के डेथ होने के बाद राइगर मॉर्टिस, स्टिफनेस, ये सब स्टेज आती हैं आपको। तो आपको एक बार अपने वो पॉइंट्स हैं क्लियर रखना है। एग्ज़ाम में आपको आते हैं कि बॉडी कब डिकम्पोजिट होना स्टार्ट होती है, कब राइगर मॉर्टिस होगा, कितने टाइम के बाद बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, कितना रूम टेम्परेचर पर बॉडी कंटिन्यूस क्या हो डिकम्पोजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर लीगल डेथ के लिए यदि आप, क्योंकि यदि आपके जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं उसमें कुछ स्टॉपेज देखने को मिलती है तो पर्सन को वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, लेकिन ब्रेन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो स्पर्म का प्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ओव्यूलेशन के, oogenesis के, स्पर्मेटोजेनेसिस के, या फिर जेस्टेशनल के। किस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, ओव्यूलेशन में एग रिलीज होगा, oogenesis में क्या होगा, जो ओवा है उसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और जेस्टेशनल का मतलब है प्रेगनेंसी स्टेज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग लैक्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। यहाँ पर ये देखिए कौन सी एनाल्जेसिक ड्रग है, NSAID मेडिसिन हमने पढ़ी है, तो यहाँ पर उनमें से ऐसी कौन सी एनाल्जेसिक ड्रग है जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है, मतलब वो एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर काम नहीं करेगी, ओनली एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक के तौर पर ही काम करेगी। पिरोक्सिकेम, डाइक्लोफेनेक सोडियम, आइबुप्रोफेन, या फिर पैरासीटामोल, कौन सी मेडिसिन है जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है लेकिन वो एक एनाल्जेसिया है, एनाल्जेसिक है, तो वो है आपकी यहाँ पर पैरासीटामोल। एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल दोनों सेम है, और ये क्या है, एनाल्जेसिक की तरह काम करेंगी, एंटीपायरेटिक की तरह काम करेंगी, लेकिन ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का काम नहीं करेंगी। क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की तरह ये काम नहीं करेंगी पैरासीटामोल। यदि आपको पैरासीटामोल की जगह एग्जाम में ऑप्शन में एसिटामिनोफेन आ जाए तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही मेडिसिन हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा है, ब्लैडर, किडनी, रेस्पिरेटरी या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है यहाँ पर क्या, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पर्सन को जनरली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन कब होता है, हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के बाद। कब, हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के बाद
और सबसे पहले पर्सन को निमोनिया डेवलप होता है। आप खुद यदि हॉस्पिटल में रुकेंगे 48 घंटे, उसके बाद आपको कोल्ड कफ सर्दी इस तरीके से सबसे पहले होगा, देन आफ्टर कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जो सबसे पहले सिस्टम अफेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन, नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज। तो ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है, 250 दिन, 270 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन। कितना टाइम पीरियड प्रेगनेंसी में नॉर्मल होगा, तो ये होता है कितना, 280 दिन, कितना, 280 डेज। नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी साइन है प्लेसेंटल एक्सपल्सन के, सॉरी प्लेसेंटा सेपरेट होने के, डिटैच होने के, किसी एक को छोड़कर। राइज ऑफ टेम्परेचर, लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एट वुल्वा, शिवरिंग या फिर गस ऑफ ब्लड। तो सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लड जो बॉडी का टेम्परेचर है नहीं बढ़ेगा। 3 क्लासिकल साइन होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन। A new initiative for child health screening and early intervention for birth defects, disease, deficiency and developmental delay। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन यदि ध्यान से देखते हैं, ये अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, आई थिंक महाराष्ट्र CHO में क्वेश्चन आया है, वहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा था, उसमें भी इसी तरीके से पूछा गया था कि एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें बच्चों की स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन किया जाएगा। बर्थ से लेके किस एज तक पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जन्म के टाइम पे, यहाँ पे जन्म से लेके जो भी डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंटल डिले है और डिसीज है, 4 Ds हैं यहाँ पर इसमें ऐड किए गए हैं, जन्म से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों में, बर्थ टू 18 ईयर्स तक में। तो ये कौन सा प्रोग्राम है, NSSK, RBSK, JSSK या फिर JSY। तो यहाँ पर एक है NSSK, क्या है, NSSK नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, क्या है, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। फिर है यहाँ पर दूसरा RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना लास्ट में है जो। वे चारों में से आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग है और इंटरवेंशन है बर्थ से लेकर 18 साल तक की एज ग्रुप में। तो ये है RBSK प्रोग्राम, कौन सा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके लिए एक रूल लाया गया था इंडिया में। तो ये कब आया था, 28 जुलाई 1998 में, 28 जून 1998, 28 जुलाई 1999 फिर 28 जून 1999 में। तो BMW मैनेजमेंट और हैंडलिंग के तहत एक रूल लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये कब इनेक्ट हुआ था, तो हुआ था इंडिया में 28 जुलाई 1998 से, 28 जुलाई 1998 से इसको स्टार्ट किया गया था। MTP एक्ट आएगा आपको, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आएगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज आ सकती हैं आपको, या फिर पास्को एक्ट आ सकता है, जुवेनाइल एक्ट आ सकता है। ये हमने नर्सिंग में आपके आई थिंक जो जुवेनाइल, पास्को, ये सभी एक्ट कब पढ़े हैं, 3rd ईयर और 2nd ईयर में आपने पूरे एक्ट वगैरह पढ़े हैं, लेकिन आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट वन इज सडन अटैक ऑफ शिवरिंग अकम्पनीड बाय रैपिड राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। सडन अटैक ऑफ शिवरिंग, अचानक से आपको ठंडी लगती है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो ये क्या है, क्राइसिस है, राइगर है, लाइसिस है कि हीट एग्जॉशन है। तो सडन अटैक ऑफ शिवरिंग जो आपको कपकपी लगती है वो अचानक से आपको कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू रहती है और आपका बॉडी टेम्परेचर एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है, वो कहलाता है राइगर। ये चीज़ मैंने अपने बेटे में होते हुए कई बार देखी है, जो कि एज एन फिट्स से भी, यदि फिट्स आते हैं तो वो 2-3 मिनट में ठीक हो जाते हैं, लेकिन राइगर का जो अटैक होता है 5-5, 10-10 मिनट तक कंटिन्यूस चलता है, जिसमें पर्सन को, और एक क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो मसल्स है उतनी हीट, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बन रहा है
उसको हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तब आपको क्या आता है, राइगर्स अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत फास्ट तरीके से पीक लेवल पे पहुंच जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर 103 या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहीट पे होता है तभी राइगर्स अटैक आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सिवरिंग होगी, चाहे आप कितना भी कवर कर दो। या फिर कवर यदि आप ज़्यादा कवर करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होगा। ऐसे केस में आपको करना क्या है, यदि किसी को भी राइगर्स आते हैं तो आपको विंडोज़ ओपन करनी है और जो ल्यूक वार्म वाटर है उससे स्पंजिंग करना है। लेकिन जब राइगर अटैक आ रहा हो उस टाइम पर कभी भी स्पंजिंग आप ना करें, अदरवाइज पर्सन को और ज़्यादा राइगर्स आएंगे। वैसे केस में आप पर्सन को वार्म लिक्विड फ्लूइड है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ विटामिन ए डोज गिवन टू बेबी अप टू 3 ईयर ऑफ एज। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए के टोटल कितने डोज दिए जाते हैं। तो 3 साल तक के एज ग्रुप में कितने डोज दिए जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो विटामिन ए के 3 साल तक के एज ग्रुप में 5 डोज हैं जो दिए जाएंगे। कितने, 5 डोज हैं जो दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द वैक्सीन दैट शुड नॉट बी गिवन टू द बेबी ऑफ HIV पॉजिटिव मदर। तो यदि माँ HIV पॉजिटिव है, माँ को यदि HIV पॉजिटिव है तो जो बेबी बॉर्न हुआ है उसको कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, BCG या फिर DPT। तो यदि माँ को HIV पॉजिटिव है और जो बच्चा हुआ है तो उसमें भी चांस हो सकते हैं, तो ऐसे बेबी में आप BCG वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि जो BCG वैक्सीन हम देते किससे बचाने के लिए, TB से बचाने के लिए। इनकेस बच्चे को क्या है, HIV पॉजिटिव माँ से जो बच्चा हुआ है, इनकेस बच्चे को भी एड्स है, HIV होता है, तो जो BCG वैक्सीन के जो आपने दिया तो प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन जो इनके इनएक्टिवेटेड जो भी यहाँ पर कंटेंट यूज़ किया गया है वो बच्चे को और ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। इसीलिए 2 वैक्सीन है एज एन स्टडी के तौर पर हम कहें या फिर रिसर्च के तौर पर देखते हैं तो एक तो OPV को और दूसरा BCG। लेकिन फर्स्टली BCG को कंसीडर किया जाता है कि यदि माँ HIV पॉजिटिव है और जो बच्चा हुआ है तो उसको BCG नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज विच रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज है इनमें से जो कि रेस्ट करने से और नाइट्रोग्लिसरीन देने से ठीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक तो नहीं होगा, रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो कौन सी है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एंजाइना, अरिथमिया या फिर हार्ट ब्लॉक। तो ऐसी कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसमें आपने थोड़ा रेस्ट किया और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन आपको दे दी तो है एंजाइना। क्या है, एंजाइना अटैक और चेस्ट पेन, जिसमें आपको सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाएगा अंडर द टंग और थोड़ा रेस्ट करने से आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस के फादर कौन है, इवान पाब्लो, विलियम वुंडर, सिगमंड फ्रूड या फिर विलियम्स जेम्स। तो यहाँ पर जो साइको एनालिसिस के फादर हैं वो है सिगमंड फ्रूड। कौन है, सिगमंड फ्रूड। नेक्स्ट वन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय। हमने हाइड्रोसेफेलस में बहुत अच्छे से पॉइंट पढ़ा है CSF का। तो CSF फ्लूइड कहाँ से सीक्रेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से, सेरिबेलम, कोरोइड प्लेक्सस या फिर सेरिब्रम। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट होता है कहाँ से, कोरोइड प्लेक्सस से। कहाँ से, कोरोइड प्लेक्सस से सीक्रेट होता है। जब यदि यही ज़्यादा हो जाए तब पर्सन को क्या डेवलप होता है, स्पाइनल फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स कोरोइड प्लेक्सस ने बहुत ज़्यादा सीक्रेशन किया और एक्यूमुलेशन हो गया आपकी बॉडी में, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाया, तब होता है हाइड्रोसेफेलस। जो बड़े सिर वाला आपने बच्चा देखा है वही। नेक्स्ट वन इज मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। तो मायोपिया में किसके थ्रू ट्रीट किया जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस से, बायोफोकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस से। तो मायोपिया करेक्ट किया जाता है किससे, कॉनकेव लेंस से। किससे, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस से जो यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स जो फार साइटेडनेस है उसके लिए यूज़ किया जाएगा, हाइपर मेट्रोपिया के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अ टर्म बेबी
which have hypoglycemia blood glucose level will be। यदि बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक है, टर्म बेबी है, 37 वीक के बाद पैदा हुआ है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा यदि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो लेस देन 20 mg पर DL, लेस देन 70 mg पर DL, लेस देन 30 mg पर DL, या फिर लेस देन 50 mg पर DL। तो यदि बच्चा टर्म बेबी है और हाइपोग्लाइसीमिक है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा लेस देन 50 mg पर DL। कितना? लेस देन 50 mg पर DL। जनरली होता तो है 40 mg पर DL से भी कम, लेकिन यदि यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ लाइफ की बात करें तो 40 से 60 mg पर DL होगा, लेकिन दूसरे दिन 50 से 90 mg पर DL। यदि यहाँ पर डायरेक्ट टर्म बेबी के लिए पूछें तो 50 mg पर DL से भी कम होगा यदि बच्चा कैसा होगा, हाइपोग्लाइसेमिक होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसका एक है जो नोट डाउन कर सकते हैं कि फुल टर्म इन्फेंट है जिसका जो 72 घंटे से भी ज़्यादा होगा उसके बॉर्न हुए, तो उसका यदि हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी पूछें तो लेस देन 60 mg पर DL होगा। लेकिन फुल टर्म न्यूनेट जिसको 72 घंटे 0 से 72 घंटे हुए हैं तो 40 mg पर DL से कम, और जिसको 0 to 72 घंटे हुए हैं लेकिन बच्चा प्री टर्म है, बच्चा प्री टर्म न्यूनेट है, तब लेस देन 50 mg पर DL। यहाँ पर कहा है कि टर्म बेबी है, बेबी टर्म है मतलब 37 वीक के बाद हुआ है लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक है तो उसका ग्लूकोज लेवल कितना होगा, 50 mg पर DL से भी कम। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन परफॉर्मिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस और स्टेप ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट। तो एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा, तो जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो होता है आपका इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकसन एंड पाल्पेशन। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पाल्पेशन और परकसन इंस्पेक्शन और ऑस्कल्टेशन के बाद किए जाते हैं। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन पहले होगा, फिर ऑस्कल्टेशन होगा, परकसन होगा और पाल्पेशन होगा।